नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आज हम लोग बात करने वाले हैं, और चैप्टर भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, यानी मुद्रा का वर्गीकरण। और मुद्रा के वर्गीकरण इस चैप्टर से नमूना के तौर पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं आज अपने विद्यार्थियों के सामने ले आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यह आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। तो चलते हैं, हम इससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह देखा गया है कि मुद्रा के विकास से संबंधित सही क्रम कौन सा है, इससे संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी मुद्रा का कैसे कैसे विकास होता है। प्रारंभ में यदि हम देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी, यानी वस्तु को खरीदने का काम किया करती थी। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रचलित थी, और वस्तु विनिमय की कठिनाइयों ने मुद्रा का आविष्कार किया। तो वस्तु विनिमय के बाद कौन सी मुद्रा आती है? धातु मुद्रा आती है। धातु मुद्रा के बाद पत्र मुद्रा आता है। पत्र मुद्रा के बाद शाख मुद्रा आता है। यही मुद्रा के विकास का क्रम है, और इसी क्रम से संबंधित तमाम विकल्प दिए गए हैं। और इन विकल्पों का यदि अध्ययन करें तो मैंने जिस विकल्प की बात की कि वस्तु विनिमय के समय में वस्तु मुद्रा चल रही थी अर्थव्यवस्था में, वस्तु मुद्रा के बाद धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ, धातु मुद्रा के बाद पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ, और पत्र मुद्रा के बाद शाख मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रचलित हुई। यही सही क्रम है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी से निकल करके आता है। अतः यहाँ पर बी विकल्प सही विकल्प है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमने देखा कि भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई। दशमिक मुद्रा प्रणाली यह बड़ा ही वैज्ञानिक मुद्रा प्रणाली है, या ये कहें कि दशमिक प्रणाली जो है केवल मुद्रा के ही संदर्भ में नहीं है। मापन और मूल्यांकन के हर क्षेत्र में हम लोगों ने दशमिक प्रणाली का प्रयोग किया। और इस दशमिक प्रणाली के पहले के अगर क्रय विक्रय और क्रय विक्रय से संबंधित मापन और मूल्यांकन की बात की जाए तो अलग अलग मापन और मूल्यांकन हुआ करते थे। वस्तुओं को कीमतों की माप अलग अलग तरीके से हुआ करता था। वस्तुओं की मात्रा का माप अलग अलग मापदंड थे, और देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से मापा जा रहा था। इससे किसी वस्तु का देश के विभिन्न क्षेत्रों में बेचना और खरीदना बहुत आसान नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में भारत के नीति नियंताओं को ये लगा कि एक ऐसी प्रणाली डेवलप की जाए जो संपूर्ण भारत में वस्तुओं को बेचने और वस्तुओं को खरीदने, मापन और मूल्यांकन इन क्षेत्रों में यूजफुल हो, समझने में आसान हो। तो इसके संदर्भ में भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली स्टार्ट की जाती है। और दशमिक मुद्रा प्रणाली का अगर भारत में इतिहास देखा जाए तो 28 दिसंबर 1956 से यह भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार जो तमाम विकल्प दिए गए हैं ABCD करके, इसमें जो विकल्प बी है यह सही उत्तर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के अंतर्गत आता है? प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। और प्रतिनिधि पत्र मुद्रा की अगर आप बात करें तो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के संदर्भ में दो प्रकार के प्रतिनिधि पत्र मुद्रा हमको देखने को मिलता है, एक परिवर्तनीय मुद्रा और दूसरा है अपरिवर्तनीय मुद्रा। ये दोनों प्रकार के प्रतिनिधि पत्र मुद्रा अर्थव्यवस्था में चलन में रहे हैं, इसलिए जो सही उत्तर की अगर बात की जाए तो विकल्प सी उपरोक्त दोनों यानी परिवर्तनीय मुद्रा और अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के अंतर्गत देखे जाते हैं। यानी इन चारों विकल्पों में से विकल्प सी जो है यह सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा कानूनी रूप से स्वीकार्य घोषित की गई मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहा जाता है? वैध मुद्रा। कानूनी रूप से स्वीकार्य मुद्रा से मतलब कानूनन वैध मुद्रा। भारत में कानूनन वैध मुद्रा कौन सा है? और इससे संबंधित यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। ए वास्तविक मुद्रा, बी वस्तु मुद्रा, सी प्रदिष्ट मुद्रा और डी विधिग्राह्य मुद्रा। तो विधिग्राह्य मुद्रा यानी विधि के अनुसार ग्राह्य, कानूनन आपको उसको ग्राह्य करना है, उसको ग्रहण करना है, उसको लेना है। तो विकल्प डी जो है विधिग्राह्य मुद्रा, और इसी के संदर्भ में ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकार द्वारा कानूनी रूप से स्वीकार घोषित की गई मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहते हैं? तो उसको हम विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो विकल्प डी है यह सही विकल्प है, या ये कहें कि यह सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रचलित सीमित विधिग्राह्य सिक्के, और सिक्कों में 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे आदि के स्वीकार्यता की उच्चतम सीमा क्या रखी गई थी? यानी जो हमारे पास विधिग्राह्य मुद्रा है, सरकार के द्वारा जिसको विधि सम्मत कानूनी मान्यता प्राप्त है, उसमें भी दो प्रकार की मुद्रा देखने को मिलती है, एक सीमित विधिग्राह्य, एक असीमित विधिग्राह्य। सीमित विधिग्राह्य से मतलब यह है कि एक सीमा के बाद हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप इस मुद्रा को और स्वीकार करिए। और असीमित विधिग्राह्य यानी हम कितना भी मुद्रा, कितना भी धनराशि उसको दें तो उसको लेने के लिए वह सामने वाला मजबूर होगा। तो यहां पर दिया जा रहा है कि सीमित विधिग्राह्य सिक्कों 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, जिस समय अर्थव्यवस्था में 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे क्रय विक्रय में प्रयोग किया जाते रहे, उस समय इसकी उच्चतम सीमा थी। ये जो थे ये सीमित विधिग्राह्य सिक्के थे। एक सीमा के बाद, विधिग्राह्य तो थे लेकिन सीमित थे, एक सीमा के बाद किसी भी क्रेता को, किसी भी विक्रेता को उस मुद्रा को लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। वही उच्चतम सीमा पूछा जा रहा है कि जब ये मुद्रा अर्थव्यवस्था में चलती थी या जब इस प्रकार के नीति का निर्माण किया गया, तो प्रचलित जो सीमित विधिग्राह्य सिक्के थे उसकी उच्चतम स्वीकार्यता की सीमा क्या है? और विकल्प के रूप में ए, बी, सी, डी, ए पर 25 रुपये, बी पर 50 रुपये, सी पर 100 रुपये और डी पर 500 रुपये। तो इन सीमित विधिग्राह्य सिक्कों को 25 रुपये से अधिक किसी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कहें कि कानूनन हम बाध्य नहीं कर सकते। अगर 25 रुपये से अधिक है तो उसकी मर्जी, वो लेना चाहे तो ले और न लेना चाहे तो वो उसको अस्वीकार भी कर सकता है। हम कानूनी रूप से उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते। तो 25 रुपये जो है सीमित विधिग्राह्य सिक्कों की उच्चतम सीमा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणिक सिक्कों स्टैंडर्ड कॉइन्स के संदर्भ में
कौन सा विकल्प सही है। प्रमाणिक सिक्के, जो सिक्के अपने आप में प्रमाण है, उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं 500 रुपये का सिक्का हूं, मैं 1000 रुपये का सिक्का हूं, उसे प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यानी प्रमाणिक सिक्के में जितना उसका फेस वैल्यू होता है उतना ही उसका मेटलिक वैल्यू होता है। यानी मेटल के रूप में जो सिक्का है, मान लिया हमने 10 ग्राम चांदी लिया और 10 ग्राम चांदी ले करके आज उस चांदी का जो मार्केट वैल्यू है उतना लिखवा दिया, तो वो चांदी चाहे चांदी के रूप में चले चाहे मुद्रा के रूप में चले, उसका मेटलिक वैल्यू और उसका फेस वैल्यू दोनों इक्वल है। तो उसी के संदर्भ में यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो प्रमाणिक सिक्के हैं, जो स्टैंडर्ड कॉइन्स हैं, के संदर्भ में नीचे जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। ये विकल्प कह रहा है कि धात्विक मूल्य अधिक होगा अंकित मूल्य से, यानी जो उसमें धातु लगा है वो अधिक होगा, जिसमें जितना लिखा है वो कम लिखा होगा। विकल्प बी, धात्विक मूल्य लेस देन अंकित मूल्य, धात्विक मूल्य कम होगा और लिखा अधिक होगा। सी कह रहा है कि जितना धात्विक मूल्य होगा उतना ही अंकित मूल्य होगा। और डी कह रहा है कि धात्विक मूल्य अधिक या कम भी हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है अंकित मूल्य से। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपसे चर्चा में बताया कि जो प्रमाणिक सिक्के होते हैं उसका मेटलिक वैल्यू और उसका फेस वैल्यू दोनों इक्वल होता है, यानी धात्विक मूल्य और अंकित मूल्य दोनों एक बराबर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है विकल्प सी, धात्विक मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य, यानी कितना उसमें मेटल लगा है और कितना उस पर लिखा हुआ है, यह दोनों एक बराबर पाया जाता है। किसमें एक बराबर पाया जाता है? प्रमाणिक सिक्के, स्टैंडर्ड कॉइन्स में। अगला क्वेश्चन बन रहा है कि जो स्टैंडर्ड कॉइन्स हैं, प्रमाणिक सिक्के हैं, उसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। और दे रहा है कि देश का प्रधान सिक्का, असीमित विधिग्राह्य, खुली सिक्का ढलाई, धात्विक मूल्य से अंकित मूल्य अधिक। अगर हम धात्विक सिक्के की बात करें या प्रमाणिक सिक्के की बात करें, धात्विक सिक्कों में भी वो भी कौन सा सिक्का? प्रमाणिक सिक्का, स्टैंडर्ड कॉइन्स। स्टैंडर्ड कॉइन्स की अगर हम बात करते हैं, प्रमाणिक सिक्कों की बात करते हैं, और जब इसका अध्ययन करते हैं, इसके विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि जो स्टैंडर्ड कॉइन्स होते हैं ये देश का प्रधान सिक्का या प्रधान कॉइन्स है, मेन कॉइन्स होता है। ये असीमित विधिग्राह्य है, ये किसी देश के सीमा के अंतर्गत नहीं चलेगा। अगर चांदी का मुद्रा बना हुआ है तो भारत में भी चला सकते हैं, उस चांदी के मुद्रा को हम सऊदी अरब में भी चला सकते हैं, उस चांदी के मुद्रा को हम रसिया में भी चला सकते हैं, कहीं भी वो चला सकते हैं। तो असीमित विधिग्राह्य है, उसकी कोई सीमा नहीं है, हम कहीं भी चला सकते हैं। खुली सिक्का ढलाई, आपके पास 10 ग्राम चांदी है, आप टकसाल में लेकर के जाइए और आज जितना बाजार में उस चांदी की कीमत है उतने का उसके ऊपर मुहर लगवा लीजिए। इसकी सिक्का ढलाई भी खुली होती है। और डी, यह जो है सही विकल्प नहीं है, यही सही विकल्प नहीं है। कहा जा रहा है कि धात्विक मूल्य से अंकित मूल्य अधिक होता है, यानी धातु उसमें 1 रुपये का लगा हो और लिखा कितना गया है? 10 रुपये। तो ये चीज जो है प्रमाणिक सिक्के में देखने को नहीं मिलता है। प्रमाणिक सिक्का से संबंधित ये विकल्प डी जो है, यह विकल्प डी सही विकल्प नहीं है। अब सांकेतिक सिक्कों की बात आती है, जो सरकार के संकेत पे चला करती है। उसमें मेटल 1 रुपये का है और 10 रुपया लिख दिया गया और सरकार ने कह दिया कि ये 10 रुपये का सिक्का है, सरकार के संकेत पे वो चल रहा है। तो सांकेतिक सिक्कों, टोकन कॉइन्स के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? खुली सिक्का ढलाई। खुली सिक्का ढलाई होगी तो मान लिया कि अर्थव्यवस्था में खुली सिक्का ढलाई है और हमारे पास मेटल है, 10 रुपये का मेटल हमारे पास है
और जा करके तमाम उसमें मुद्रा छपवा लिए और जितने का मेटल है उससे कई गुना हमारे पास मुद्रा हो जाएगी। तो सांकेतिक सिक्कों के संदर्भ में सांकेतिक सिक्कों की जो ढलाई होती है ये प्रतिबंधित होती है, वहाँ पर किसी को आने और जाने पर प्रतिबंध होता है, बहुत ही सुरक्षित ढलाई होती है। धात्विक मूल्य से अंकित मूल्य अधिक होता है। जो आपके पास आज धात्विक सिक्के हैं, जैसे मान लीजिए 10 रुपए का सिक्का आपके पास है, 10 रुपए के सिक्के में मेटल कितने का लगा है, अगर उस 10 रुपए के सिक्के को गला करके अगर आप बाजार में बेचना चाहें तो 1 रुपए भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उस पर जो संकेत है वो 10 रुपए का संकेत है और उसी संकेत के हिसाब से वो चलता है। तो सांकेतिक सिक्कों में जो है धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है। अगला है गौड़ अथवा सहायक मुद्रा होती है। यह जो है गौड़ मुद्रा होती है, यह सीमित विधिग्राह्य होती है, यानी देश के एक सीमा के भीतर ही ये मुद्रा चला करती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 और इस क्वेश्चन नंबर 8 की सांकेतिक सिक्कों टोकन क्वाइंस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो विकल्प ए जो है यह नहीं है, क्योंकि खुली सिक्का ढलाई इसकी टोकन क्वाइंस की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स से है। यह जो ब्लैंक दिया गया है उसमें नीचे के विकल्प में से कौन सा विकल्प भर दिया जाए तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। और दिया जा रहा है पत्र मुद्रा और फिर ब्लैंक दे दिया, द्वारा निर्गत उस कागजी प्रपत्र से है जो एक लिखित राशि देने का वचन देते हैं। तो क्या भरा जाएगा? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, केंद्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो अगर हम केंद्रीय बैंक को यहां भर देते हैं तो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जो है वहां पर पत्र मुद्रा जारी करने का काम किया करता है। तो यहां पर पत्र मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गत उस कागजी प्रपत्र से है जो एक लिखित राशि देने का वचन देते हैं। और इस प्रकार जो विकल्प सी है केंद्रीय बैंक, यहां पर विकल्प सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन क्राउथर की परिभाषा से है या क्राउथर के कथन से है। क्राउथर ये कहता है कि पत्र मुद्रा 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। उन अवस्थाओं के अनुसार पत्र मुद्रा को क्रमानुसार लगाइए। अगर पत्र मुद्रा का इतिहास देखें तो पत्र मुद्रा के इतिहास में हम सबसे पहले प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, ये चौथे नंबर पे जो है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, यानी मेटलिक क्वाइंस जब चला करते थे वो भी स्टैंडर्ड मेटलिक क्वाइंस, तो प्रमाणिक सिक्के चलते चलते अर्थव्यवस्था में घिस जाते थे। 10 रुपए के सिक्का या 10 ग्राम का सिक्का घिस घिस के 9 ग्राम का हो गया, 8 ग्राम का हो गया, 7 ग्राम का हो गया। इस प्रकार टोटल जो है मेटल का ह्रास होता था, मेटल घिस रहे थे। तो उसके विकल्प के रूप में यानी उस मेटलिक क्वाइंस, वो भी स्टैंडर्ड मेटलिक क्वाइंस के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि पत्र मुद्रा अर्थव्यवस्था में आता है। अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप जैसे जैसे बदलता चला गया, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के बाद परिवर्तनीय पत्र मुद्रा आया, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा के बाद अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं का क्रम स्टार्ट होता है और अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के बाद प्रदिष्ट पत्र मुद्रा का क्रम स्टार्ट होता है। इस प्रकार ये ऑप्शन ए बी सी डी में से जो ऑप्शन सी है 4, 2, 3 और 1, यही यानी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, उसके बाद परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, उसके बाद अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा, उसके बाद प्रदिष्ट पत्र मुद्रा, यही क्राउथर के अनुसार मुद्रा का क्रम है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पत्र मुद्रा के अंतर्गत 100% स्वर्ण अथवा रजत सुरक्षित कोष में रखी जाती थी? जैसा कि आप जानते हैं कि
जब सोने और चांदी के सिक्के अर्थव्यवस्था में चला करते थे, तो उस समय वो सोने और चांदी के सिक्के चलते 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 घिसते थे। 10 ग्राम का सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का घिस के 9 ग्राम का हो गया। तो इस प्रकार पूरे राष्ट्र का जो रिसोर्स था, राष्ट्र की जो करेंसी थी, वो घट रही थी, किसी के हाथ में नहीं लग रही थी। तो उसके विकल्प के रूप में, या ये कहें कि बहुमूल्य धातुओं का क्षरण न हो, उसके संदर्भ में प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, यानी 100% मेटलिक सपोर्ट के साथ प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का अर्थव्यवस्था में जारी करने का काम स्टार्ट होता है। और इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो विकल्प डी है, वह विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित 1 रुपए के नोट निम्नलिखित में से किस प्रकार के मुद्रा के अंतर्गत आती है? और यहाँ पर दिया गया है प्रदिष्ट पत्र मुद्रा, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। तो अगर 1 रुपए के नोट का अध्ययन करें तो भारत में जो यह 1 रुपए की नोट है, यह प्रविष्ट पत्र मुद्रा के रूप में हम इसको देखते हैं, या इसका अध्ययन प्रविष्ट पत्र मुद्रा के रूप में हम करते हैं। तो इसलिए विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें हम देख क्या रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन पत्र मुद्रा के गुण के अंतर्गत नहीं आता है? पत्र मुद्रा के गुण के अंतर्गत कौन सा गुण नहीं है? तो पत्र मुद्रा जब जारी होता है तो बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है, ये इसका गुण है। मितव्ययितापूर्ण, यानी कागज, सस्ता कागज है और हजारों हजार रुपए का नोट एक कागज पे छप जाता है, बरसों बरस चलता रहता है, मितव्ययितापूर्ण भी है। वहनीयता का भी गुण है, लाखों रुपया पैकेट में लेकर के कहीं से कहीं जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जा सकते हैं। प्रचलन क्षेत्र सीमित होना, इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है, तो यह इसका गुण नहीं है। हम यहाँ पर गुण की बात करते हैं, यह इसका दोष है कि एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत भारत की मुद्रा है तो भारत में चलेगी, यह इसका दोष है और गुण के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी जो है यह सही विकल्प है, यह इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अच्छी मुद्रा की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? अच्छी मुद्रा की विशेषता हमको यहाँ पर देखना है। तो अच्छी मुद्रा की विशेषता क्या होगी? अगर विशेषता का आप अध्ययन करेंगे तो अच्छी मुद्रा वह मुद्रा है जो सर्वस्वीकार्य हो, सब लोग स्वीकार्य करें। दूसरा हम विशेषता देखते हैं अच्छी मुद्रा की, वो परिचायकता हो, उसे बताना ना पड़े कि ये मुद्रा है, ये 10 रुपये की मुद्रा है, ये 20 रुपये की मुद्रा, बताना ना पड़े, वह मुद्रा स्वयं में अपना परिचय दे दे, ये भी उसका गुण होना चाहिए। अगली विशेषता है वहनीयता की विशेषता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, ये भी उसके अंदर गुण होना चाहिए। और सीमित प्रचलन क्षेत्र, यह जो है विशेषता नहीं है, यह यहाँ पर दोष है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 का जो विकल्प डी है, यह जो है सही विकल्प है, यानी क्वेश्चन नंबर डी इसका सही उत्तर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक खराब मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी ये किसका कथन है? यह विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो अगर हम ग्रेशम्स लॉ देखें तो ग्रेशम्स ये कहते हैं कि खराब मुद्रा में अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देने की प्रवृत्ति होती है, अतः यह ग्रेशम्स लॉ है और इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी है। तो आज हम लोगों ने मुद्रा के वर्गीकरण से कुछ नमूना के तौर पे क्वेश्चन देखे गए। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।